मेरा नाम है हनी चोपड़ा, मैं अतिथि सहायक प्राध्यापक गवर्नमेंट गुंडादुर्ग पीजी कॉलेज कुंडागांव से। मैंने आपको पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन और उसके किस टाइप के बनते हैं इस टाइप का बताया था। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो है इसका प्रोफार्मा। देखिए, इसका प्रोफार्मा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम होता है अमाउंट का, तीसरा कॉलम जो होता है अमाउंट का। इनर कॉलम में जितने भी टाइप के एक्टिविटीज़ में जो जितने भी टाइप के अमाउंट आएंगे, उन अमाउंटों को यहाँ पर लिखा जाएगा और उसके बाद उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको हम आउटर कॉलम के माध्यम से बताएंगे। वैसे ही सेम क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारी जो होती है, मैंने आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इसी के लिए पहला आपका है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ये इसी के नीचे आएगा, बट यहाँ पे जगह नहीं होने के माध्यम से मैंने यहाँ बताया। तो सेकंड होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेम वही हो जाता है, पहला कॉलम होगा आपका पर्टिकुलर का, सेकंड कॉलम होगा अमाउंट का, तीसरा कॉलम होगा अमाउंट में वही इनर कॉलम में आपका जो है जितने टाइप की एक्टिविटी से जो भी अमाउंट आ रहा है वो लिखा, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा हम उसको क्या करेंगे, आउटर कॉलम पे बताएंगे। तीसरी एक्टिविटी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो वही है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का, इसमें भी सेम वही है, पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट का कॉलम। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी बिजनेस को चालू करने से पहले सबसे पहले हमको क्या की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की। और फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो इसी के लिए थोड़ा सा प्रोफार्मा यही है, मगर मैं आपको समझाने के दृष्टिकोण से रिवर्स फॉर्म में बता रहा हूँ कि कैसे हमारा बिजनेस चलता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को चालू करने से पहले हमें ये पता होता है कि एक्चुअल में हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा। तो जैसे देखिए, हमारे प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया था, प्रीवियस ईयर का कैश का बैलेंस दिया था, अगर सपोज ओपनिंग बैलेंस दिया था कितने का, 5,000 रुपये का। ठीक है, 5,000 रुपये का दिया था, और लास्ट बैलेंस जो हमारा करंट ईयर का बैलेंस था वो था 10,000 रुपये, सॉरी 8,000 रुपये का, जैसे कर लीजिए 8,000 रुपये का। तो हमारे में कितना चेंजेस हुआ, पहले प्रीवियस ईयर हमारा कैश का बैलेंस कितना था, 5,000 था, अब हो गया हमारे पास 8,000। तो हमारा कैश इंक्रीज कितना हुआ होगा, 3,000 रुपया। ठीक है, अब जो 3,000 रुपये हमारा कैश इंक्रीज हुआ है, हो सकता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कारण हो सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के कारण हो सकता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के कारण हो। अब जैसे हो सकता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारा 1,500 रुपये आया हो। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के कारण क्या हुआ, हमारा 1,500 रुपये का अमाउंट चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ है, कैश इंक्रीज हुआ है। हो सकता है 500 रुपये का कैश इंक्रीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के कारण हुआ। अब बचा जो हमारा 1,000 का इंक्रीज वो क्या से हुआ होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण हुआ होगा। ये हुआ। जैसे उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपका दिया है प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया है 8,000 रुपये, और करंट ईयर का बैलेंस दिया आपका 13,000 रुपये। तो हमारा क्या इंक्रीज कितना हुआ होगा, 5,000 रुपये। अब देखिए, जो 5,000 इंक्रीज हुआ है, हो सकता है वो इसमें हुआ हो, तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें कितने का 2,500 रुपये का इंक्रीज हुआ हो। फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारा ये मान लेते हैं हमको 3,000 रुपये का क्या हुआ होगा, फायदा हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा कैश। अब देखिए, तो 2,500 और 3,000 5,500 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, हमको हमारी कैश क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी। अगर हमारा आंसर माइनस के फॉर्म में था तो हम ब्रैकेट पे करके उसको लिखते हैं ताकि हमको पता चले क्यों माइनस पे है। तो ये ऐसे टाइप से होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी को क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर है वो हमको पता चल जाता है। अब ये आंसर क्यों आया, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अब हम आते हैं प्रोफार्मा पे। तो देखिए, हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्या कंपनी के फॉर्म पे देख रहे हैं। कंपनी में पैसा कहाँ से आएगा, पहला आएगा शेयर से, ठीक है, दूसरा आएगा डिबेंचर से, तीसरा क्या हो सकता है, लोन के माध्यम से, शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, या लोन के माध्यम से हमारा आ सकता है। अब देखिए, जैसे हमारा पैसा क्या आ रहा है, शेयर के माध्यम से आ रहा है, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितने कहाँ से पैसे आ रहे हैं। और एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे जैसे हमारे पास बिजनेस चल रहा है, हो सकता है कई बार पैसा आएगा और कई बार हमारे को पैसा क्या होगा, देना पड़ेगा। जब हमारे बिजनेस में कोई पैसा आता है तो हम उसको पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कैश बढ़ रही है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, मतलब क्या रहा है, कैश आ रहा है, कैश क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब क्या होगा, उसको ऐड करेंगे। और अगर हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है मतलब कैश में क्या हो रहा होगा, कमी आ रही होगी। अगर कमी आ रही है मतलब क्या हो रहा होगा, हमारा पैसा क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। कम मतलब क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो हमारे पास कैसे होगा, तो शेयर और डिबेंचर, तो क्या होगा, हम
इशू ऑफ शेयर ऑफ क्या होगा डिबेंचर से, शेयर और डिबेंचर से क्या होगा हमारे पास पैसा आएगा। दूसरा क्या बताया मैंने आपको, लोन के माध्यम से पैसा आ रहा है, मतलब क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। दूसरा क्या बताया मैं आपको, लोन के माध्यम से, अगर हमको क्या हो रहा है, लोन ले रहे हैं, हम किसी से क्या करें, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन ले रहे हैं, तो लोन ले रहे हैं तो मतलब क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा, पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए हम शेयर इशू किए या डिबेंचर इशू किए, जरूरी क्या, जब हम शेयर ले लेंगे तो हमको शेयर क्या करना पड़ता है, वापस भी देना पड़ता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिडम्पशन करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर का तो नहीं करना पड़ता, मगर प्रेफरेंस शेयर हमको रिडम्पशन देना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। देखिए अगर हम किसी जैसे हमारे कंपनी में शेयर लिए थे तो हमारा पैसा आया, अब हम क्या कर रहे हैं, शेयर वापस उनको दे रहे हैं, तो पैसा आएगा कि जाएगा, कंपनी से पैसा जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैसा अगर कंपनी में आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और कंपनी से या हमारे जो उससे पैसा जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो रिडम्पशन हो गया। अब देखिए हमने लोन लिया है, लोन लिया है तो क्या लोन ऐसे ही हमको कोई दे देगा, नहीं, हमको उसके लिए बदले में क्या देना पड़ेगा, उसको लोन को क्या करना पड़ेगा, वापस भी करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, अगर लोन वापस रिटर्न कर रहे हैं, लोन क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, अगर लोन रिटर्न कर रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा होगा, हमारा पैसा आ रहा है कि जा रहा है, लोन पेड कर रहे हैं तो क्या होगा, पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा जाएगा, मतलब क्या होगा, हमारा कैश क्या हो गया होगा, कम हुआ होगा। अब देखिए हमें कोई किसी ने लोन दिया था, लोन दिया था तो क्या ऐसी फ्री फालतू में कोई लोन दे देगा, क्या नहीं देना देगा, उसके लिए हमको उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पेड करना पड़ेगा। तो हम जो इंटरेस्ट पेड करेंगे उसका वो भी कहाँ भी आएगा, यहीं पे आएगा, इंटरेस्ट पेड। अगर हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है तो वो क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए हमने लोन लिया था, जैसे जहां पे गाय है वहीं पे उसका बछड़ा होगा, तो जहां पे लोन की एंट्री कर रहे हैं, हम किसी से ले रहे हैं, तो उसके जो हम रिटर्न करेंगे उसकी भी एंट्री उसी एक्टिविटीज में होगी, और उसका जो इंटरेस्ट पेड होगा वो भी होगा। जहां गाय जाएगा वहीं पे हम इस करेंगे कि जहां गाय जाएगा वहीं उसका बछड़ा जाएगा। तो इस टाइप, इससे हमारा क्या होता है कि हमारे जो कंपनी में पैसा आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पैसा आएगा। ये हो गया, किसकी बात होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में। सेकेंड बताया मैं आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखिए मैं आपको बताया कि प्रोफार्मा ये है, हमको जब सॉल्यूशन बनाना है तब इसी फॉर्म में नीचे मतलब ऊपर से नीचे आना है, जब हमको समझना है, इसलिए समझने के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, रिवर्स फॉर्म में उल्टा बता रहा हूँ। तो सेकेंड एक्टिविटीज में क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मैंने क्या बताया, हमारे जितने भी टाइम के लॉन्ग टाइम एसेट इन्वेस्टमेंट है और फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये दोनों किस में आते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब देखिए हम क्या कर रहे होंगे, फिक्स्ड एसेट क्या कर रहे होंगे, परचेस कर रहे होंगे, परचेसिंग परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। अगर हम परचेज कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट को, तो हमारे बिजनेस में पैसा आएगा कि जाएगा, एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट आएगा, मगर हमारे पास से क्या होगा, पैसा जाएगा, तो इसलिए क्या होती है, माइनस में होता है। अब उसके बाद देखिए अगर हम फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट तो खरीद लिए हैं, अगर हो गया कि हो सकता है कि हमने किसी कोई मशीन खरीदी हो, मगर अब वो मशीन हमारे काम की नहीं है, फिक्स्ड एसेट के रूप में हमने मशीन खरीदी मगर वो अब हमारे काम की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको जैसे परचेज किया उसी प्रकार से क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो होगा वो कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट अगर हम कुछ वापस कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, होगा, इसकी एंट्री यही होगी। अब देखिए हमने सेल फिक्स्ड एसेट्स किया या इन्वेस्टमेंट किया तो क्या होगा, पैसा हमारे पास बिजनेस में आएगा। जब बिजनेस में पैसा आता है तो हम उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब देखिए कि हम क्या हुआ कि बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट जरूरी नहीं है कि हम फिक्स्ड एसेट्स या किसी और के माध्यम से करें, हो सकता है हम किसी अपने पैसा को क्या करें, किसी कंपनी के शेयर में लगाए हों। तो शेयर जब लगा रहे होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, शेयर इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो देखो हम क्या कर रहे होंगे, शेयर, अगर हम क्या कर रहे हैं, ये सेल कर दिए फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को, ये हो गया। अब देखिए कि हम किसी को क्या कर रहे होंगे, लोन दिए होंगे। हम इन्वेस्टमेंट में जरूरी है कि शेयर खरीद सकते हैं या किसी को लोन के माध्यम से। अब देखिए इन्वेस्टमेंट में हमने किसी को लोन दिया, तो लोन अगर हम किसी को दे रहे हैं, तो लोन हम किसी को दे रहे हैं तो उससे का अगर इंटरेस्ट हमको मिलेगा तो इंटरेस्ट भी कहाँ होगा, इंटरेस्ट भी यही रिसीव्ड होगा। वही मैंने आपको बताया था कि जहां गाय आएगी वहीं पे उसका क्या होगा, बछड़ा भी जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट्स हमने यहीं खरीदा था, तो इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा वो कहाँ आएगा, यहीं आएगा। अब जैसे मैंने शेयर के बारे में बताया, तो अगर हम शेयर खरीदें तो शेयर खरीदें तो हमारे को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। अगर डिविडेंड मिलेगा, अगर हमें डिविडेंड मिल रहा है तो क्या उसकी एंट्री कहाँ होगी, डिविडेंड रिसीव्ड की एंट्री भी कहाँ होगी, इन्वेस्टिंग अकाउंट में। अब देखिए क्योंकि हम अब डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, मतलब क्या होगा, हमारे पास कैश बढ़ रहा है, तो इसी के लिए क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। जैसे हमने क्या हुआ था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में किया था, शेयर खरीदा था हम, किस में किए थे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, इसी के लिए उस शेयर के बदले में हमको क्या मिल रहा होगा, डिविडेंड मिल रहा होगा। तो डिविडेंड भी कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। तो इसको हम क्या करें, अगर ये डिविडेंड से अगर हमको रिसीव हो रहा है, मतलब क्या हो रहा होगा, हमारा पैसा बढ़ रहा है। जैसे कि हम क्या कर रहे थे, कंपनी के बैलेंस शीट के फॉर्म में अगर देखते हैं तो ये अब क्या बचा, अब हमारे पास इसमें करंट लायबिलिटीज बचा और रिजर्व एंड क्या बचा, सरप्लस बचा। ठीक है, सरप्लस बचा और इधर क्या बचा, करंट एसेट्स बचे। तो देखिए हमने शेयर, डिबेंचर, लोन ये सब ले लिया था, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो भी ले लिया था। अब हमारे पास बचा करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और रिजर्व एंड सरप्लस। जब तीन हमारे पास एक्टिविटीज हैं और उस तीन एक्टिविटीज में दो एक्टिविटीज में ले लिए, तो जो बचे हुए वो सब किसमें जाएंगे, तीसरी एक्टिविटीज में जाएंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी हमारा इसी में जाता है और करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स भी इसी में जाते हैं। क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो होती है डे टू डे क्या करती है, ऑपरेशन से रिलेटेड होती है। जैसे जैसे ऑपरेशन एक्टिविटी से मैंने मतलब क्या बताया था आपका, सेल करना, परचेज करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, शोरूम में बैठना, दुकान में बैठना, वो सब क्या होती है, हमारी करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज होती है। तो इसलिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या होती है, डे टू डे क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस के थ्रू होती है। तो इसी के लिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज भी क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती है। तो जितने भी बच्चे करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है वो दो टाइप से बना सकते हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तो यही एक ही टाइप से बनाते हैं, मगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है, दो टाइप का बनता है। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। मैंने आपको पहले ही बताया था, डायरेक्ट मेथड एक्चुअल में क्या होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बताएंगे। क्योंकि देखो, मगर मैं आपको प्रोफार्मा सेम प्रोफार्मा के बेस पे नहीं बताऊंगा, बट ये बताऊंगा कि डायरेक्ट मेथड कैसे यूज किया जाता है और क्यों किया जाता है। इनडायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में भी है और प्रोफार्मा आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो इनडायरेक्ट मेथड या ऑपरेशनल एक्टिविटीज हमको कहाँ से पता चलेगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेंगी, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से पता चलेंगी। ठीक है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में क्या आता है, छोटा सा बना लेता हूँ जिसमें ज्यादा आइटम्स नहीं रहता, लिमिटेड आइटम। सबसे मेन जो होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट में, कैश कहाँ से आता है हमारा, सेल्स से। ठीक है, सेल्स से पैसा आया और पैसा जाएगा कहाँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले पैसा जाता है, बहुत सारे माध्यम होते हैं, ओपनिंग स्टॉक है, मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारे टाइप के खर्चे हैं, जिसको मैंने रेशियो एनालिसिस में छोटा सा नाम दिया था, क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ क्या होगा, गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा। अब देखिए जो दोनों का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में वो क्या हो जाएगा, अगले में ट्रांसफर हो जाता है। अब सेल से हमारे पास पैसा आएगा कि जाएगा, सेल से हमारे पास पैसा आता है, इसी के लिए हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जितने भी टाइप के खर्चे हैं, तो खर्चे में क्या होगा, पैसा हमारा जाता है, तो इसी के लिए इसमें क्या माइनस कर देते हैं। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो दोनों का डिफरेंस होता है, इसी के लिए ना ये प्लस में लिखा हो ना माइनस लिखा हो, जो भी है वो सीधा सीधा क्या हो जाता है, अगले उसमें ट्रांसफर हो जाता है। भाई क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, भाई ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा, जितने भी टाइप के खर्चे हैं, जैसे क्या होगा कि हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड खर्चे, शोरूम में बैठना, मैन्युफैक्चरिंग करना, परचेसिंग करना, सेल करना, तो जैसे कुछ खर्चे ले लेते हैं, बहुत सारे टाइप के खर्चे होते हैं, मगर मैं कुछ खर्चों के बारे में बात करता हूँ। तो जैसे ले लेते हैं हम टू सैलरी, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, टू इंश्योरेंस, टू डेप्रिसिएशन, टू प्रिंटिंग ले लेते हैं पहले, प्रिंटिंग, और टू डेप्रिसिएशन। मैं आपको उसमें बता देता हूँ, अगर इसमें अमाउंट डाल के बताऊँ तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने 10,000 रुपये का, 1 लाख रुपए का क्या किए, सेल किए, 1 लाख रुपए का सेल किए, मगर हमारे पास 60,000 रुपये का क्या हुआ, 60,000 रुपये हमारे क्या हो गए, खर्चा हो गए। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 40,000, 1 लाख का 1 लाख, और ये हो जाएगा आपका कितना, 1 लाख रुपए। तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। अब देखिए हमने सैलरी दी, सपोज मान लेते हैं 4,000 रुपये की सैलरी दी, 4,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिया, इंश्योरेंस में दिया 4,000 रुपये, 4,000 रुपये हम प्रिंटिंग का खर्चा किए, और 4,000 रुपये हमारा क्या हुआ, डेप्रिसिएशन लगा। तो हमारा जो भी डिफरेंस होगा कितना होगा, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20। तो हमारा जो 20,000 रुपये का क्या होगा, टू नेट प्रॉफिट होगा। कितने का होगा, 20,000 रुपये का क्या होगा हमारा नेट प्रॉफिट। तब ये बैलेंस हो जाएगा कितना, 40,000 रुपये। आया समझ में। तो देखिए सैलरी 4,000 रुपये की, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 4,000 रुपये की, इंश्योरेंस 4,000 का, प्रिंटिंग 4,000 का, और डेप्रिसिएशन 4,000 रुपये का, और नेट प्रॉफिट। अब मैं आपको बता रहा था जो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जितने टाइप के भी कैश के ट्रांजेक्शन हुए हम उसको लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ डायरेक्ट मेथड के बारे में। जी ऐसे प्रोफार्मा बेस पे नहीं बता रहा हूँ, बट आपको मैं समझा रहा हूँ कि डायरेक्ट मेथड में क्या आता है और क्या नहीं आता। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कैश। कैश कहाँ यूज हुआ हमारा, सबसे पहले देखें कितना यूज हुआ है, कहाँ पे हुआ है, तो सेल्स में आया है। कैश कितना आया है, सेल्स से आया है। कितना आया है, 1 लाख रुपए। ठीक। अब उसके बाद हमारा कैश कहाँ गया है, तो सबसे पहला हमारा जो खर्चा वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना का हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, 60,000 रुपए का। तो ये क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया कि खर्चा है तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। तो इसी के लिए माइनस किया। उसके बाद देखो और क्या खर्चा है, सैलरी। सैलरी कितने की है, 4,000 रुपए की। अब उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग कितने का है, देखो 4,000 रुपए का। तो ये भी खर्चा है, तो इसी के लिए माइनस करेंगे। उसके बाद क्या है, तो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस है कितने का, 4,000 रुपए का। ये भी खर्चा है, तो इसी के लिए इसको माइनस करेंगे। उसके बाद है प्रिंटिंग, कितने की है, 4,000 रुपए की। अब क्या है, डेप्रिसिएशन। मैं लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन, तब आप बोलेंगे कि डेप्रिसिएशन, तो आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे, बोलेंगे डेप्रिसिएशन नहीं, क्योंकि वो कैश खर्चा नहीं है। क्योंकि देखो जो सैलरी की एंट्री होती है वो क्या होती है, सैलरी की एंट्री होती है सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। प्रिंट एडवर्टाइजिंग की एंट्री क्या होगी, एडवर्टाइजिंग अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। मगर जो हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है वो क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। ये इसकी एंट्री क्या होती है, कैश में नहीं होती, इसी के लिए ये यहाँ पे नहीं आएगा। और कुछ बचा क्या हमारे पास, नहीं बचा। नेट प्रॉफिट तो हमारा वो है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, 1 लाख में से इसको माइनस करते हैं। तो कितना हुआ देखिए, 60,000, 68,000। तो ये अब हमारा कितना आया, 76,000 हुआ। तो ये हमारा बचा कितना, 24,000। तो 24,000 हमारा क्या होगा, इसका प्रॉफिट होगा। अब आप बोल रहे होंगे
कि यहाँ का प्रॉफिट 24,000 है जबकि यहाँ का प्रॉफिट कितना है 20,000 है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसका जो प्रॉफिट है, ये एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो कैश प्रॉफिट है, ना कि एक्चुअल प्रॉफिट है। ये है कैश प्रॉफिट, जबकि इसमें क्या होता है हमारा नेट प्रॉफिट, जो नॉन कैश आइटम्स है उसको भी माइनस करने के बाद आता है तो प्रॉफिट। ये जो है वो कैश प्रॉफिट एक तरीके से, इसलिए क्या होगा 24,000 का। तो ये पूरा हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। अब मैंने आपको बोला कि इनडायरेक्ट मेथड भी आपको बताता हूं। तो इनडायरेक्ट मेथड मतलब जस्ट अपोजिट करते हैं। अपोजिट का मतलब जहां से चालू किया था उसको छोड़ के क्या हुआ, जहां से हम छोड़े थे वहां से स्टार्ट करेंगे, तो उसको बोलता हूं मैं इनडायरेक्ट मेथड। तो देखिए जस्ट अपोजिट करना मतलब यहाँ पे सबसे पहले एंट्री थी सेल्स की, तो हम इसलिए सेल्स लिए कब डायरेक्ट मेथड में, मगर इनडायरेक्ट मेथड में मैंने आपको बोला कि जस्ट अपोजिट करते हैं। जस्ट अपोजिट का मतलब सबसे लास्ट एंट्री हमारी क्या है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। कितने की है नेट प्रॉफिट एंट्री, ये क्या होगा इनडायरेक्ट मेथड होगा। देखो तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया है 20,000 रुपए का। जैसे जस्ट अपोजिट बोल रहा हूं तो इसमें उसके बाद क्या बचा हमारा, जो हम नहीं लिए थे यहाँ पे, तो वो था डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितने का है 4,000 रुपए का, तब हमारा कितना हो जाएगा ये 24,000। तो चाहे तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से। अब आपको मैं बता रहा हूं कि हम ज्यादातर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट मेथड से क्यों बनाते हैं वो, क्योंकि कारण ये है कि अगर हमको डायरेक्ट मेथड से बनाना है तो डायरेक्ट मेथड के लिए क्या होगा, हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट की क्या होती है जरूरत है। मगर मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट नहीं दिया होता, बैलेंस शीट के माध्यम से हमको क्वेश्चन बनाना पड़ता है। जैसे आप अपने बुक का पहला और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बैलेंस शीट के प्रोफार्मा में दिया, ट्रेडिंग एंड पीएनएल नहीं दिया है। तो जब ट्रेडिंग एंड पीएनएल नहीं दिया है तो हम ये सब आइटम कहां से लेके ला पाएंगे, जबकि जो नॉन कैशेबल आइटम्स होते हैं इनका इफेक्ट क्या होता है हमारी बैलेंस शीट में भी दिखता है, बैलेंस शीट में दिखता है। तो इसी के लिए इसको हम क्या करते हैं डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड्स के माध्यम से बनाते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या है कि कैश के होने वाले ट्रांजेक्शन हजारों लाखों टाइप के हैं, मगर नॉन कैश होने वाले आइटम जो है या ट्रांजेक्शन है वो मुश्किल से 10, 12, 15 कहेंगे, अगर हम उतने ही हैं, उससे ज़्यादा आइटम नहीं होते। इसी के लिए भी क्या करते हैं इनडायरेक्ट मेथड को से हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स या इंटरेस्ट देने के पहले का हम क्या कर रहे हैं नेट प्रॉफिट ले रहे हैं। नेट प्रॉफिट ले रहे हैं कितना जो भी हमारा होगा। अब उसमें क्या करते हैं हम एडजस्टमेंट करना पड़ता है, हमें एडजस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहले एडजस्टमेंट होता है वो होता है डेप्रिसिएशन और रिटर्न ऑफ करते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन एक्चुअल में क्या होता है कि पैसा तो हमारे पास कम नहीं होता, मगर क्या होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उस मशीन की वैल्यू कम होती है। तो जितने से हम कम करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमको लिखना पड़ता है। तो देखिए जितने से कम करेंगे उसको क्या करेंगे हम, एक्चुअल में क्या हो रहा होगा कैश हमारे पास डेप्रिसिएशन के माध्यम से आ रहा होगा, तब उसको क्या करेंगे हम उसको ऐड करेंगे। दूसरा अगर हम रिटर्न गुडविल जैसे हमारे पहले थी 1 लाख रुपए की, अब हो गई गुडविल 80,000 रुपए की। तो हम क्या क्या गुडविल बेचते हैं क्या, कभी प्रॉफिट कम करते हैं क्या, नहीं करते, मगर गुडविल को क्या करते हैं हम कम करते हैं। तो कम करते हैं तो कितने से रिटर्न ऑफ करते हैं, बेचते नहीं है गुडविल को, जबकि हम क्या करते हैं रिटर्न ऑफ करते हैं। तो वो होगा रिटर्न ऑफ कितने का किया, हम जो भी करेंगे उसको क्या करते हैं इसलिए ऐड करते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को यहाँ पे रिटर्न ऑफ से मतलब ये हुआ कि जब हम अपना बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं हमको, बहुत सारे लीगल काम करवाने पड़ते हैं, लीगल चार्जेस देने पड़ते हैं। तो जब हम बिजनेस को स्टार्ट नहीं किए रहते तब हम खर्चे करते हैं, उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब देखिए तो क्या होता है कि हम उसको तुरंत हमारे बैलेंस शीट में या नहीं ले पाते, क्योंकि समय समय के बाद हम क्या करते हैं उसको लेने पड़ते हैं। तो पुराना था इसलिए अब उसको हम क्या कर रहे हैं रिटर्न ऑफ कर रहे थे, इसलिए उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एक्चुअल में कैश उस समय पिछले साल का मतलब जब हम बिजनेस चालू किए थे तब का था, मगर अब कर रहे हैं इसी के लिए वो नॉन कैश हो गया, तब इसलिए हम उसको क्या करते हैं ऐड करते हैं। अब उसके बाद अगला क्या हो गया अंडरराइटिंग कमीशन। अब हो गया हमारा क्या हो गया अंडरराइटिंग कमीशन का मतलब, अंडरराइटिंग कमीशन मतलब क्या हुआ, हम अपने शेयर या डिबेंचर बेच रहे हैं, तो जब बेचते हैं तो क्या होता है कि हमको कमीशन देना पड़ता है। तो देखिए जिस साल हम बेच रहे हैं अगर उस साल का कमीशन होगा तो वो कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कमीशन क्या बोलते हैं शेयर बेच रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो उसी साल कर रहे होंगे तो क्या कहाँ आएगा उसका कमीशन, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि आपको पता है जहाँ गाय जाएगा वहीं बछड़ा आएगा। मगर क्या होता है कि पिछला बचा कमीशन को हम नहीं दिखा पाए, उसको अब दिखाना है, तब वो क्या हो गया हमारा अंडरराइटिंग कमीशन। तो इसको रिटर्न ऑफ कर दें, तब इसको भी क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। देखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
शेयर तो अब बंद हो गया, अब डिबेंचर में मिलता है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यूज डिबेंचर में, तो देखो हम डिस्काउंट देते हैं डिबेंचर को इशू करने पर। अब तो क्या होता है कि हम उसको कैश के माध्यम से नहीं देते, मगर वो कैश के उसमें रहता है, तो इसीलिए उसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। अब उसके बाद देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब क्या हुआ, हमारे पास पहले मशीन थी कितने की, 1 लाख रुपए की, हम उस मशीन को क्या किए, 80,000 रुपए में बेच दिए। तब आप बोलेंगे कि आपको 20,000 का लॉस, एक्चुअल में वो लॉस नहीं हुआ, तब भी हमारे पास क्या हुआ, मशीन बेचने के बाद भी हमारे पास क्या हुआ, पैसा आया। तो पैसा आया इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, हम प्लस करेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब हमारे पास मशीन थी 1 लाख रुपए की, जब हम उसको क्या कर दिए, बेच दिए, कितने में बेचे, 1,25,000 रुपए में। तो यहाँ पे हम 1,25,000 की एंट्री तो यहीं पे कर लेते हैं ऊपर में, मगर क्या होता है कि इस 25,000 का एक इफेक्ट, जो हमारा प्रॉफिट कहीं छुपा हुआ है, उसका एक इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज में पड़ता है। तो यहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये सब करने के बाद जब हमारा जो आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर क्या होता है, वर्किंग कैपिटल के चेंज के कारण, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो अब ये आया। अब इसके बाद देख हम क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया भी था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जब हम रेशियो एनालिसिस पढ़े थे तब आपने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हुआ। अब उसके बाद देखिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स। जब हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स खरीदते हैं, करंट एसेट्स बढ़ाते हैं, तब हमारे पास कैश बढ़ेगा या कम होगा, कैश कम होता है। क्योंकि देखिए हमारे पास अगर मान के चलो हमने करंट एसेट्स में क्या हुआ कि हमारे स्टॉक बढ़ा दिया, स्टॉक बढ़ाया, तो स्टॉक किसके अपोज में बढ़ा होगा, हम कैश दिए होंगे तब स्टॉक बढ़ा होगा। तो मतलब हमारा उसका मतलब करंट एसेट्स के इंक्रीज होने का इम्पैक्ट दूसरे साइड से पड़ता है। तो मतलब हमारा क्या होगा, कैश कम होगा। करंट एसेट्स के इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारा कैश कम होगा। अगर करंट एसेट मान के चलो डिक्रीज हो रहा है, मतलब हम क्या करें, अपने करंट एसेट्स को कभी बेच दिए हैं, या करंट एसेट्स क्या हो गया, कम हो गया। अगर करंट एसेट्स कम होगा तो क्या होगा, कैश के फॉर्म में हमारे पास वो बढ़ गया होगा। तो जब डिक्रीज होता है करंट एसेट तब क्या होता है, कैश के फॉर्म में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब उसके बाद देखिए इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। जब हमारे पास दायित्व बढ़ते हैं, करंट दायित्व ज्यादा हो जाते हैं, जब इंक्रीज होते हैं तब क्या होता है कि हमारे पास कैश भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी के लिए क्या होगा, ये प्लस में होगा। जबकि डिक्रीज होती है जब करंट लायबिलिटीज, तब क्या होता है, कैश के फॉर्म में जाता है। तो इसी के लिए क्या होगा, माइनस हो गया। जब ये सब करने के बाद होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश जनरेट होता है कहाँ से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। अब देखिए जितना भी पैसा हमारे पास है वो क्या हमारे पास रह जाता है, नहीं, उसमें सरकार भी कुछ भांजी मार लेती है। तो सरकार को भी हमको क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। मतलब हमारे जितना भी पैसा बचा उससे भी क्या हो जाता है, और कम होता है। तो एक टैक्स होता है इनकम टैक्स, जितने भी हमारे पास आए उसको देने पड़ते हैं, तब उसको क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। इसको इनकम टैक्स माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचा वो होता है नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखिए नेट कैश अगर प्लस में होगा तो हम उसको बोलते हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर मान के चलिए निगेटिव आया तब हम उसको बोलते हैं नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेम वैसे ही इसमें होगा नेट कैश, अगर पॉजिटिव में होगा तो फ्रॉम होगा, और निगेटिव होगा तो क्या होगा, यूज्ड इन क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। वैसे ही देखो जब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज खत्म करते हैं, अगर पॉजिटिव हुआ तब बोलते हैं हम क्या, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर माइनस में हुआ तो क्या बोलते हैं, यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इन 3 टाइप से में रहता है, 3 टाइप के में डिवाइड होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। थैंक यू।